हेलो एवरीवन। आई होप आप सबका आईपीसी का मॉक टेस्ट अच्छा रहा होगा। ये सेक्शनल टेस्ट था और पिछला वाला जो था वो फुल मॉक टेस्ट था। अगर आपने उसको अटेम्प्ट नहीं किया है तो आप वीडियो के थ्रू उसको देख सकते हैं। तो सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको पिछले मॉक में जो वीडियो में एक क्वेश्चन नंबर 16 था वो गलत था, तो उसमें मैंने कैप्शन में उसका सही आंसर अपडेट किया था, तो वो सिर्फ आपको सबटाइटल ऑन करने पर ही दिख रहा होगा। तो वो क्वेश्चन नंबर 16 जो मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट है, आप उसको करेक्ट कर लीजिए, वो जापान का है। तो इसके साथ ही एक और मैं पहले आपसे इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगी जो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, वो ये है कि अगर आप और भी मॉक टेस्ट देना चाहते हैं या काफ़ी स्टूडेंट्स जो थे वो मॉक टेस्ट नहीं दे पाए थे, तो इनके अलावा आप सेक्शनल और पूरे सिलेबस का और मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो हम एक पेड कोर्स प्लान कर रहे हैं। जो स्टूडेंट्स उसको बाय करेंगे तो हम उसमें सेक्शनल मॉक टेस्ट रखेंगे और पूरे सिलेबस का मॉक टेस्ट रखेंगे, और उसके साथ ही आपको ये जो डाउट होंगे उनके लिए हम अगर ज़रूरत हो तो एक सेशन भी रखेंगे, वरना उन क्वेश्चंस की जो है हम डिटेल वीडियो भी सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए जो उस कोर्स को सब्सक्राइब करेंगे, जो उस कोर्स को बाय करेंगे, उनके लिए लेकर आएंगे। और इसके साथ ही यहाँ पे जो आपके मॉक और वो सेक्शनल मॉक्स होंगे वो आपके एग्ज़ाम के दिन तक, जब तक आपका पेपर नहीं होता तब तक आप उन्हें अटेम्प्ट कर सकते हैं, यानी तब तक वो आपके लिए एक्टिव रहेंगे। तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं अपने आईपीसी के जो सॉल्यूशन है, एक्सप्लेनेशन है उनको। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा था राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज़ नॉट अवेलेबल। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस किसके पास अवेलेबल नहीं होता है? ऑप्शन ए क्या है? टू द एग्रेसर। एग्रेसर पर्सन जो आक्रामककारी पर्सन है उसके अगेंस्ट बिल्कुल भी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अवेलेबल नहीं होगा। सेकेंड पर्सन है टू द पर्सन हु इज अटैक्ड, जिसके ऊपर अटैक्ट हुआ है। थर्ड पर्सन टू द एग्रेसर, जो एग्रेसर पर्सन है अगेंस्ट एन एक्ट डन इन प्राइवेट डिफेंस बाय द पर्सन अटैक्ड। तो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, यानी कि ए और सी, इन दोनों ऑप्शन के अगेंस्ट राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अवेलेबल नहीं होगा। तो आईपीसी का जो पार्ट इंट्रेंस में पूछा जाता है उसमें प्राइवेट डिफेंस से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, इन अ केस ऑफ फ्री फाइट बिटवीन टू पार्टीज, यहाँ पे एक ये जो वर्ड है फ्री फाइट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो ये दिखा रहा है कि दोनों पार्टीज़ की इंटेंशन क्या है, फाइट की है। तो जब दोनों ही पार्टीज़ जो है वो फाइट की इंटेंशंस रखती हैं, आपने इसके चारों ऑप्शंस पढ़े होंगे जब आप टेस्ट दे रहे थे, तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि जब दोनों पार्टीज़ क्या हैं फाइट की इंटेंशन रखती हैं तो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस किसी भी पार्टी को नहीं मिलता। Hence the option C is correct. No right of private defense is available to either party. किसी भी पार्टी को right of private defense नहीं मिलेगा। Next question is that in case of assault causing reasonable apprehension of death, causing reasonable apprehension of death or of grievous hurt, ग्रीवियस हर्ट और हर्ट में बहुत डिफरेंस है। द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सटेंड वॉलेंटरली, तो यहाँ पे जब रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेथ होता है कि आपकी जान को, आपको लग रहा है कि इस एक्ट से, इस असॉल्ट से हमारी जान को खतरा है, या ग्रीवियस हर्ट है, तो कुछ कंडीशंस यहाँ पे इंडियन पिनल कोड में प्राइवेट डिफेंस में दी गई है कि आप उन परिस्थिति में अपने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को जो है वो एक्सरसाइज कर सकते हैं, कॉजिंग एनी हार्म अदर देन, यहाँ पे क्या है, डेथ। तो यहाँ पे अगर ऐसा होता है तो यहाँ पे आप अपने उसको क्या कर सकते हो, अपने एक्ट को डेथ कर सकते हो, मतलब आपको डेथ की जो है इसमें क्या मिलेगी, छूट मिलेगी। अगर आपने उसमें मर्डर किया है तो आप इसके लिए लाइबल नहीं होगे। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। तो इस परिस्थिति में जो है वो कॉजिंग डेथ भी हो सकता है आपका प्राइवेट डिफेंस एक्सटेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन केस ऑफ असॉल्ट विथ इंटेंशन ऑफ कमिटिंग रेप और ग्रेटिफाइंग अननेचुरल लस्ट, द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। अब इन परिस्थिति में भी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस क्या हो सकता है, वो क्या हो सकता है, कॉजिंग एनी हार्म इंक्लूडिंग डेथ,
यानी इसमें भी आपको डेथ की जो है वो छूट मिली है। ये कंडीशंस आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि कोई सी भी कंडीशन आपको देके क्वेश्चन बनाने वाले पूछ सकता है कि इसमें जो है प्राइवेट डिफेंस कितना एक्सटेंड होगा, कितना नहीं होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इन केस ऑफ रॉबरी एंड डकैती द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सटेंड्स ओनली वॉलंटियरली कॉजिंग। इसमें भी डेथ जो है वो इंक्लूड है। ये मैंने इनको इसलिए पार्ट में रखा है क्योंकि सारे पार्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या है कि कोई भी जो रॉन्ग है वो लीड क्या कर रहा है, मिसचीफ को, और वो किस तरह से मिसचीफ क्या है, फायर ऑन अ बिल्डिंग। बिल्डिंग में फायर यूज्ड हो रही है एज ए ह्यूमन ड्वेलिंग और अ प्लेस ऑफ कस्टडी ऑफ प्रॉपर्टी द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। अगर ऐसी मिसचीफ है जो आपके ड्वेलिंग हाउस या ऐसे प्लेस पर हो रही है जहाँ पे नॉर्मल ह्यूमन रहते हैं, तो वहाँ पर ऐसी कंडीशन में भी क्या होता है कि प्राइवेट डिफेंस डेथ तक एक्सटेंड हो जाता है। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज नॉट अवेलेबल। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस जो है वो अवेलेबल किसके पास नहीं होंगे, अगेंस्ट एनी एक्ट विच इज इटसेल्फ इज नॉट एन ऑफेंस। अगर कोई ऐसा एक्ट जो अपने आप में ऑफेंस है ही नहीं, तो क्या उसके अगेंस्ट, उस एक्ट के अगेंस्ट राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस होगा या नहीं होगा। ऑप्शन बी क्या कह रहा है कि एनी एक्ट विच इज़ नॉट लीगल रॉन्ग। अगर कोई लीगली रॉन्ग नहीं है तो क्या उसके अगेंस्ट एक्ट एनी एक्ट विच इज़ मॉरल रॉन्ग, जो मॉरल रॉन्ग है। तो यानी तीनों ही जो ऑप्शन है इनके अगेंस्ट राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अवेलेबल नहीं है। हेंस द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, क्योंकि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस सिर्फ उन्हीं एक्ट के लिए अवेलेबल होगा जो एक्ट पूरी तरह से इलीगल हो, ऑफेंस हो और पूरी तरह से गलत हो, बट दैट डजंट मीन कि वो मॉरल रॉन्ग हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आईपीसी एक्सटेंड द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी टू द ऑफेंस ऑफ। जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है, सबसे पहले तो ये प्राइवेट डिफेंस राइट ऑफ प्रॉपर्टी के अगेंस्ट भी होता है। अगर यहाँ मैं प्रॉपर्टी की बात कर रही हूँ तो प्रॉपर्टी यहाँ पे जो है वो मूवेबल के साथ साथ इमूवेबल प्रॉपर्टी भी होती है। दोनों ही प्रॉपर्टी यहाँ पे इंक्लूड हो रही है। जब तक स्पेसिफिक ना लिखा जाए इमूवेबल मूवेबल, तब तक ये दोनों में इसमें दोनों इंक्लूड होगी। तो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ह्यूमन बॉडी के अगेंस्ट भी होता है और प्रॉपर्टी के अगेंस्ट भी होता है। तो यहाँ पे जो चीटिंग है, चीटिंग अगर हो रही है तो यू कांट एक्सरसाइज योर राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। नेक्स्ट इज मिस एप्रोप्रिएशन, दैट इज सेम, मिस एप्रोप्रिएशन के लिए भी आपको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं मिलेगा। थर्ड ऑप्शन है थेफ्ट एंड रॉबरी, बिल्कुल इनके अगेंस्ट आप एक्सरसाइज कर सकते हो अपने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और मिस एप्रोप्रिएशन में एक डिफरेंस है, इसको आपको कंफ्यूज नहीं करना है। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट को आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे आपने बस में टिकट खरीदने के लिए किसी और पर्सन को पैसे दिए कि आप मेरे लिए टिकट खरीद लो, बहुत ज़्यादा भीड़ है, मैं वहाँ से नहीं ले सकता। लेकिन वो पर्सन जिसको आपने पैसे दिए हैं वो टिकट ना लेके वो पैसे आपके अपने पास रख ले, उसने क्या करा, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट करा। बट ये क्रिमिनल होना चाहिए, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। आपको आप समझने के लिए इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। मिस एप्रोप्रिएशन क्या होता है कि आप चल रहे हैं, आपने रोड पे वॉलेट देखा या रिंग देखी, कुछ ऐसी आपने चीज़ देखी, आपने उसे उठाया, आपने मान लीजिए वॉलेट था, वॉलेट को उठाया अपने पॉकेट में रख लिया बिना किसी से पूछे कि ये किसका है। तो अगर आपने जैसे ही उसे देखा बिना किसी से पूछे, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, आपने किसी से नहीं पूछा कि वो किसका है, हो सकता है कि वो किसी का गिरा होता और वो पर्सन बोलता मेरा है, ले लेता, लेकिन आपने नहीं पूछा, आपने उसे अपनी पॉकेट में जैसे ही रखा वैसे ही वो मिस एप्रोप्रिएशन शुरू हो गया। तो ये दोनों में डिफरेंस है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका इसमें है ऑप्शन सी, थेफ्ट एंड रॉबरी। अबेटमेंट अंडर आईपीसी कैन बी कॉन्स्टिट्यूट बाय। तो अबेटमेंट यहाँ पे जो आईपीसी में है वो किसके थ्रू कॉन्स्टिट्यूट होता है। सबसे पहले अबेटमेंट का मतलब क्या होता है, उकसाना, किसी को कुछ ऑफेंस करने के लिए उकसाना। अगर हम इसको बहुत ही ब्रीफ में समझें तो इंस्टिगेशन, इंस्टिगेशन अबेटमेंट में इंस्टिगेशन होता है, कॉन्स्पिरेसी होती है और इंटेंशनल एक्ट होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी है। इंस्टिगेशन यानी कि किसी को उकसाना, कॉन्स्पिरेसी इसमें कैसे हो जाती है, क्योंकि जैसे ही ए ने बी को कोई ऑफेंस करने के लिए उकसाया, इन केस बी मान जाता है
ठीक है। तो कॉन्स्पिरेसी कैसे होगी, क्योंकि कॉन्स्पिरेसी किसी भी दो पर्सन या दो पर्सन से ज़्यादा के बीच में होती है। अ सिंगल पर्सन कांट कॉन्स्टिट्यूट कॉन्स्पिरेसी। इंटेंशनल एक्ट, इसमें इंटेंशनल एक्ट भी होती है अबेटमेंट में। हो सकता है कि ए जो है वो खुद कोई ऑफेंस ना करे, लेकिन वो अपनी जो इच्छा है उसको फुलफिल कराने के लिए बी को इंस्टिगेट करे कि तुम सी का मर्डर कर दो। तो यहाँ पे वो उसको इंटेंशनली ऐड कर रहा है कि सी ने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया, तुम्हें सी का मर्डर कर देना चाहिए, सी बहुत ज़्यादा बन रहा है या कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं। तो ए यहाँ पे इंटेंशनली उसको ऐड कर रहा है, तो इसीलिए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है हमारा अबेटमेंट इज कंप्लीट एज सून एज। अबेटमेंट कब कंप्लीट हो जाता है? ऑप्शंस क्या हैं इसके? द अबेटर हैज़ इंसाइटेड अनदर टू कमिट एन ऑफेंस। ठीक है, जब अबेटर कौन होता है? अबेटर वो पर्सन होता है जो क्या करता है, दूसरे पर्सन को अबेट करता है। ठीक है, जो पर्सन दूसरे पर्सन को अबेट कर रहा है एक इलीगल एक्ट करने के लिए, एक ऑफेंस करने के लिए, ये पर्सन अबेटर कहलाएगा। तो वो दूसरे पर्सन को ऑफेंस कमिट करने के लिए क्या कर रहा है? इंसाइट कर रहा है। इंसाइट मतलब ही यहाँ पे क्या होता है? इंस्टिगेट करना। बी ऑप्शन क्या कह रहा है कि द पर्सन इंस्टिगेट हैज डन सम ओवर एक्ट टूवर्ड्स द कमीशन ऑफ द ऑफेंस। द थर्ड ऑप्शन है द ऑफेंस अबेटेड हैज बीन कमिटेड। ज़रूरी नहीं है अबेटमेंट में कि जो ऑफेंस है जिसके लिए उसे अबेट किया जा रहा है वो कंप्लीट हो, तो वो ऑफेंस का कंप्लीट होना ज़रूरी नहीं है। जैसे कि हम आईपीसी में देखते हैं दो चीज़ें कि इनकोएट ऑफेंस होते हैं और कोएट ऑफेंस होते हैं। ठीक है, इनकोएट ऑफेंसेस कुछ ऐसे ऑफेंसेस होते हैं जो इनकम्प्लीट ऑफेंसेस होते हैं, जबकि कोएट ऑफेंसेस वो होते हैं जो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाते हैं। तो यहाँ पे अबेटमेंट कब कंप्लीट होगा? जैसे ही अबेटर जो है वो सामने वाले पर्सन को इंसाइट करेगा, इंस्टिगेट करेगा किस चीज़ के लिए? कमिट एन ऑफेंस। अब यहाँ पे ऑफेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि किसी अच्छे काम के लिए उसे अबेट कर रहा है और आप उसे अबेटमेंट में डाल दो, ऐसा नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स ऑर्डर्ड हिज एम्प्लॉय वाई टू बीट जेड। एक्स ने अपने एम्प्लॉय वाई को कहा कि तुम जेड को पीटो और वाई रिफ्यूज़ कर रहा है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, वाई क्या कर रहा है? वो रिफ्यूज़ कर रहा है और एक्स ने यहाँ पे क्या ऑर्डर दिया है? उसको गलत ऑर्डर दिया है। ठीक है, यहाँ पे अबेटमेंट है, क्लियरली अबेटमेंट है। तो अब इसके साथ एक्स का ऑफेंस जो एक्स का यहाँ पे एक्ट क्या है? वो अबेटमेंट है। और जैसे ही वाई ने उसको रिफ्यूज़ करा तो वाई ने कोई भी ऑफेंस नहीं किया, इसीलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। एक्स ने अबेटमेंट किया, वाई ने कोई ऑफेंस नहीं किया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर कॉन्स्पिरेसी। कॉन्स्पिरेसी के लिए मिनिमम कितने नंबर ऑफ पर्सन ज़रूरी हैं? 1, 5, 2, नो मिनिमम नंबर। तो जैसे कि कॉन्स्पिरेसी में मैंने पहले भी बताया, एक सिंगल पर्सन कभी भी कॉन्स्पिरेसी नहीं कर सकता। कॉन्स्पिरेसी के लिए या तो दो से ज़्यादा नंबर होने चाहिए, दो से ज़्यादा मेंबर होने चाहिए, तो तभी कॉन्स्पिरेसी होती है। तो करेक्ट ऑप्शन है मिनिमम 2 पर्सन इसमें ज़रूरी है। हेंस द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। 13 क्वेश्चन फॉर एन अनलॉफुल असेंबली। अनलॉफुल असेंबली आईपीसी के सेक्शन 141 में है। एंट्रेंस पर्पज से आपको सेक्शंस बिल्कुल भी याद करने की जरूरत नहीं है। मिनिमम नंबर कितने रिक्वायर्ड है अनलॉफुल असेंबली के लिए? 5। अनलॉफुल असेंबली के लिए 5 लोग होने चाहिए मिनिमम। An accused person has been provided with the following protection by Constitution of India. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का अगर हम आर्टिकल 20 देखें तो उसमें अक्यूज्ड पर्सन को कुछ राइट्स प्रोवाइड किए गए हैं। तो यहाँ पे वो तीनों राइट्स हैं। तो आर्टिकल जो हमारा 20 है वो बेसिकली 3 पार्ट्स में डील करता है। तो हमें वो इन तीनों ही पार्ट्स को क्या करना है? वो पूरे तरह से इनको सही सिक्वेंस में लगाना है। एक्स पोस्ट फैक्टो 20 की क्लॉज ए में है। सेफगार्ड अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन 3 में है। डबल जियोपार्डी किस में है? वो 20 क्लॉज 2 में है। हमारा सीक्वेंस बनेगा 1, 3 और 2। दैट इज द करेक्ट ऑप्शन इज ए। एक्स पोस्ट फैक्टो लो, फिर डबल जियोपार्डी, सेफगार्ड अगेंस्ट
अरेस्ट एंड डिटेंशन। डबल जीओपार्डी पे क्वेश्चन आता है कि डबल जीओपार्डी का क्या है, एक पर्सन को सेम ऑफेंस के लिए दो बार जो है वो प्रोसिक्यूट नहीं किया जा सकता, दो बार पनिश नहीं किया जा सकता। एक्स पोस्ट फैक्टो लो यानी कि एक पर्सन है उसको उसी ऑफेंस के लिए जो है वो ट्राई किया जा सकता है जो ऑफेंस उसने उस टाइम पे किया हो। ऐसा ना हो फ्यूचर के ऑफेंसेस के लिए फ्यूचर के लॉज उस पर एप्लीकेबल नहीं होंगे, तो जो ऑफेंस उसने तब किया है, जो लॉ चल रहा है, उसी के अकॉर्डिंग ही उसे पनिश किया जाएगा। जेड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैडनेस अटेम्प्ट टू किल ए। अब यहाँ पे जेड का और ए दोनों यहाँ पे हमें देखना होगा जेड के क्या एक्ट और राइट्स होंगे और ए के क्या एक्ट और राइट्स होंगे। जेड यहाँ पे मैडनेस है, ठीक है, वो बिल्कुल भी कॉन्शियस नहीं है एक्ट को समझने के लिए। तो यहाँ पे जेड ने जो एक्ट किया उसने ए को मार दिया और ये मैड है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए क्या कह रहा है, जेड इज़ नॉट गिल्टी। बिल्कुल ठीक है, जेड को यहाँ पे डिफेंस मिलेगा मैडनेस का। इसमें यहाँ पे बी ऑप्शन कह रहा है ए हैज़ द सेम राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एज जेड। ए के पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अवेलेबल है। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस हर किसी पर्सन के अगेंस्ट जो है वो अवेलेबल होता है, चाहे वो मैड हो चाहे वो कॉन्शियस ना हो, तो यहाँ पे है। तो अब इसमें जेड इज़ गिल्टी, दैट इज़ रॉन्ग, ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रॉन्ग है। हिंस द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। दोनों बिल्कुल ठीक है, ए गिल्टी भी नहीं होगा और ए के जेड गिल्टी नहीं होगा, ए के पास जो है वो राइट्स अवेलेबल होंगे। राइट टू प्राइवेट डिफेंस कांट बी यूज्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पस। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इनमें से किस पर्पस के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता। विंडिक्टिव नेचर के लिए बिल्कुल भी नहीं हो सकता, आप बदला लेने के लिए कभी भी उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। एग्रेसिव यानी कि आप बहुत ज़्यादा, जैसे हम देखेंगे बहुत ज़्यादा क्या है कि आक्रामककारी जिस तरह से व्यक्ति होते हैं, एग्रेसिव नेचर के लिए आप उसका बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। रेट्रीब्यूटिव आप बिल्कुल भी सुधार के लिए नहीं कर सकते। सिर्फ मेन पर्पस प्राइवेट डिफेंस का क्या है कि आपको उस टाइम पे इमिनेंट डेंजर से बचना है और यहाँ पे आपको अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस जो है उस ऑफेंस के रेशियो में ही इस्तेमाल करना है। ऐसा नहीं है कि अगर किसी ने आपको एक दो थप्पड़ लगाए तो आप उस पर गोली चला दो या आप उसको बहुत बुरी तरह पीटो, सिर्फ आपको अपना डिफेंस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए इंस्टिगेट बी टू गिव फॉल्स एविडेंस। ए ने बी को बोला कि तुम फॉल्स एविडेंस दो। बी इन कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द इंस्टिगेशन कमिट दैट ऑफेंस। बी ने वो ऑफेंस कर भी दिया, ए ने बोला, बी ने वो ऑफेंस कर दिया। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि अगर अबेटमेंट में वो पर्सन जो है वो बोल रहा है और दूसरा वो एक्ट कर दे, तो यहाँ पे इसमें करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन डी है, जैसे क्लियरली विजिबल है। तो ऑप्शन डी में ऑप्शन ए और ऑप्शन सी को सही ठहराया जा रहा है। ओनली बी इज लाइबल टू द पनिशमेंट। बी इसमें लाइबल पनिशमेंट के लिए होगा, बी इसलिए लाइबल होगा क्योंकि उसने वो एक्ट करा है। बट ऑप्शन सी सेज ए इज गिल्टी ऑफ अबेटमेंट। ए बिल्कुल इसमें अबेटमेंट के लिए गिल्टी होगा और इज लाइबल टू द सेम पनिशमेंट एज बी। तो यहाँ पे अगर बी वो एक्ट नहीं करता तो ए यहाँ पे सिर्फ इससे लाइबल होता अबेटमेंट के लिए। बस जैसे ही बी ने वो एक्ट करा, बी उस एक्ट के लिए लाइबल होगा और ए भी उस एक्ट के लिए लाइबल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ सेट फायर्स बाय नाइट to an inhabited house in a large town for the purpose of facilitating a robbery। पर्पस इंपॉर्टेंट है और इसके साथ ही causes the death of person, यहाँ पे उसके पर्सन का डेथ का कारण है। तो यहाँ पे जो फायर लगाई गई है उस हाउस में, यहाँ पे क्या देखा जाएगा कि ऑप्शंस पहले कंसिडर करते हैं। ए डिड नॉट इंटेंड टू कॉज एनी डेथ, इट वाज एन एक्सीडेंट, बिल्कुल ही गलत है, इसमें इसको कोई डिफेंस नहीं मिलेगा। ऑप्शन बी ए इज़ गिल्टी ऑफ रॉबरी ओनली, दैट इज़ पार्शियली करेक्ट। वो रॉबरी ओनली लगाया है तो गलत है, ये रॉबरी के लिए तो होगा ही लाइबल। बट ऑप्शन सी इज दैट if A knew that he was likely to cause he would have done, जो उसने किया है वो उसने वॉलंटियरली किया है। उसको ये प्रिज्यूम करना, ये एक नॉर्मल पर्सन प्रिज्यूम कर सकता है कि अगर वो किसी के घर को जला रहा है तो हो सकता है अंदर कोई हो, तो ये एक नॉर्मल प्रिज्यूम्शन है, इसीलिए यहाँ पे वो लाइबल होगा। तो करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन सी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसेंशियल फॉर एन ऑफेंस। एक ऑफेंस के लिए इसमें से क्या जो है वो
एसेंशियल नहीं है। सबसे पहले एसेंशियल एलिमेंट्स की अगर हम बात करें तो दो वर्ड जो हमारे दिमाग में आते हैं वो है मेंस रिया और एक्ट्रेस रिया। मेंस रिया और एक्ट्रेस रिया ये हम इनको एक एसेंशियल के तौर पे देखते हैं, गिल्टी माइंड और गिल्टी एक्ट के तौर पे। तो सबसे पहले इसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं मोटिव से। तो मोटिव कभी भी जो है वो एक एसेंशियल एलिमेंट ऑफेंसेस का नहीं रहा है। मोटिव और इंटेंशन में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। अगर हम इसको जनरली समझें तो मोटिव जो है वो एक पर्सन को इंस्टिगेट करता है, यानी वो इंटेंशन को फॉर्म करता है। अगर मोटिव नहीं है तो आपकी इंटेंशन बिल्ट नहीं होगी। और इसके साथ ही जो है इसमें तो इंटेंशन एक एसेंशियल एलिमेंट है, मोटिव एसेंशियल एलिमेंट नहीं है। प्रोहिबिटेड एक्ट, बिल्कुल अगर वो एक्ट प्रोहिबिटेड नहीं है और आप कर रहे हो तो वो बिल्कुल ऑफेंस कहलाएगा ही नहीं। पनिशेबल फॉर एक्ट, अगर उस एक्ट के पनिशमेंट नहीं है तो वो भी ऑफेंस नहीं है। कोई एक्ट जो पनिशेबल है वो ऑफेंस है, अगर पनिशेबल नहीं है तो वो ऑफेंस नहीं है। हेंस द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज़ डन बाय अ चाइल्ड। कोई भी ऑफेंस नहीं है जो किसके थ्रू किया गया है, एक यहाँ पे 7 साल से कम उम्र के बच्चे के लिए। तो इसको डोली इनकैपेक्स भी देखा जाता है। डोली इनकैपेक्स का मतलब भी पूछा जाता है और इसकी एज भी कई बार पूछी जाती है। तो डोली इनकैपेक्स और डोली कैपेक्स ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसका आपको मतलब पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए पुट्स हिज हैंड इन पॉकेट ऑफ बी। उसने क्या एक्ट करा, बी की पॉकेट में हाथ डाला। उसका पर्पस क्या था, स्टीलिंग मनी। इंटेंशन भी हो गई, उसका गिल्टी एक्ट भी हो गया, बट पॉकेट वाज एम्प्टी। पॉकेट जो थी वो खाली थी, लेकिन उसने क्या कर दिया, अटेम्प्ट कर दिया जैसे ही उसने उसके पॉकेट में हाथ डाला चोरी करने के इंटेंशन से। तो ए यहाँ पे गिल्टी किसके लिए होगा, थेफ्ट के लिए नहीं होगा, क्योंकि उसने एक्ट कमिट नहीं कर पाया, वो नहीं कर पाया। नॉट गिल्टी ऑफ थेफ्ट, ये तो नहीं होगा। नेक्स्ट है गिल्टी ऑफ अटेम्प्ट टू कमिट थेफ्ट। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, क्योंकि उसने क्या किया है, अटेम्प्ट कर लिया है। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। नेक्स्ट इज फॉर अबडक्शन अबडक्टेड पर्सन शुड बी। अबडक्शन के लिए अबडक्टेड पर्सन की कोई भी एज गिवन नहीं है, कोई भी एज गिवन नहीं है, वो किसी भी एज का पर्सन हो सकता है। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। A finds a purse with money, not knowing to whom it belongs to. उसको नहीं पता किसका है, उसको वो पर्स मिला। फाइंड इम्पॉर्टेंट है, उसने कहीं से चुराया नहीं है, उसको मिला है और वो नहीं जानता वो किसका पर्स है। ही आफ्टरवर्ड डिस्कवर दैट इट बिलोंग्स टू बी। उसको बाद में क्या पता चल गया कि वो किसका है, डिस्कवर हो गया है। एंड अप्रोप्रिएट टू हीज ऑन, और वो क्या कर रहा है, फिर भी अपने यूज़ के लिए इस्तेमाल कर रहा है। ए यहाँ पे क्या होगा, गिल्टी होगा, लेकिन ए किसके लिए गिल्टी होगा, क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन के लिए। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के लिए नहीं होगा। इसका इन दोनों के बीच का डिफरेंस हम बहुत पहले ही इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए डज सेक्शुअल इंटरकोर्स विथ अ विडो बिलो 60 ईयर्स ऑफ एज विथ हर कंसेंट। तो यहाँ पे अगर 18 ईयर्स से कम है तो उस गर्ल की जो कंसेंट है वो बिल्कुल इममटेरियल है और उसको ये कंसिडर किया जाएगा कि कंसेंट नहीं है। तो यहाँ पे ये पूरी तरह से रेप के लिए लाइबल होगा। हेंस द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी इज एन एग्रीमेंट बिटवीन 2 और मोर पर्सन। जैसे हमने भी पहले भी डिस्कस किया कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी जो है एक ऐसा एग्रीमेंट है जिसके लिए 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन ज़रूरी हैं। सिंगल पर्सन क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी नहीं कर सकता। तो यहाँ पे वो किस लिए है कि ऑप्शन ए जो क्या कह रहे हैं कि टू डू और कॉज टू बी डन एन इलीगल एक्ट। बिल्कुल ठीक है ये कि आप क्या कर रहे हो, कोई भी ऐसा एक्ट कर रहे हो या करने की तैयारी कर रहे हो जो कि इलीगल हो। बट जो ऑप्शन बी है वो क्या कह रहा है, टू डू और कॉज टू डन एन इलीगल एक्ट। और इसमें ये चीज़ भी इम्पॉर्टेंट है कि एन एक्ट विच इज़ नॉट इलीगल बाय इलीगल मीन्स, जो कि ऐसा भी हो सकता है कि कोई ऐसा एक्ट करे जो इलीगल ना हो बट इलीगल मीन्स हो। तो यहाँ पे वो भी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में आएगा। हेंस द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। हु प्रिपेयर द ड्राफ्ट ऑफ इंडियन पिनल कोड। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडियन पिनल कोड का ड्राफ्ट किसने किया था, ये सबको पता होना चाहिए, लॉर्ड मैकॉले। हेंस द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडियन पिनल कोड 1860 का है जो केम इनटू इफेक्ट एक्सिस्टेंस फ्रॉम, इसमें डेट बतानी है आपको, कौन सी डेट से आया है, तो ये 6 अक्टूबर 1860 को आया है। हिंस द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज XYZ, the person having sufficient food but does not provide some food to a beggar who dies of hunger, XYZ is guilty of। XYZ जो है उसके पास सफिशिएंट फूड है बट वो किसी को दे नहीं रहा है, तो यहाँ पे XYZ ने कोई भी गलती नहीं की है, क्योंकि ये XYZ की ड्यूटी नहीं है कि वो भूखे लोगों को खाना दे। और यहाँ पे ये जो नॉट प्रोवाइड सम फूड टू अ बेगर हु डाइज ऑफ हंगर, अगर वो भूख से मर भी गए हैं तो यहाँ पे XYZ की कोई भी लीगल ड्यूटी नहीं थी कि वो उन्हें खाना प्रोवाइड करे। हिंस द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, नो ऑफेंस। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ए एंड बी हु एग्री टू कमिट द मर्डर ऑफ सी। ए एंड बी जो है यहाँ पे एग्री हो चुके हैं सी का मर्डर करने के लिए बाय पॉइजनिंग, एंड डी वाज टू प्रोक्यूर पॉइजन। डी ने उस पॉइजन को प्रोक्यूर कर लिया बट ही डिड नॉट प्रोक्यूर इट। ए एंड बी आर गिल्टी ऑफ। ए एंड बी किस लिए होंगे गिल्टी? अबेटमेंट ऑफ मर्डर बाय कॉन्स्पिरेसी। उन्होंने कॉन्स्पिरेसी की और मर्डर के लिए क्या किया, उसको पूरी तरह से अबेट किया, तो यहाँ पे वो जो है अबेटमेंट ऑफ मर्डर बाय कॉन्स्पिरेसी के लिए लाइबल होंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स थ्रेटन्स टू पब्लिश अ डिफेमेटरी लाइबल। ठीक है, क्या कर रहे हैं वो? डिफेम करने के लिए उसको थ्रेटेन कर रहा है। थ्रेटेन यहाँ पे एक एलिमेंट है। जब भी हम इसमें आईपीसी में कुछ भी इस चीज़ को पढ़ते हैं, यानी कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, एक्सटॉर्शन, थीफ्ट, तो इनके कुछ इसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं। तो जब भी हमें वो इसमें ऐसी कंडीशन दी जाती है तो हमें देखना होता है कि किसके जो आपके ऑप्शंस हैं, किसके यहाँ पे एलिमेंट्स पूरे के पूरे सेटिस्फाई कर रहे हैं। अगर आपको कन्फ्यूजन है तो ऐसे आप ज़रूर करके देखिए। थ्रेटेन्स है और इसके साथ किस लिए वो थ्रेटेन कर रहा है उसको कि वो उसको डिफेमेटरी जो है वो क्या कर लेगा, पब्लिश कर देगा, उसको डिफेम करेगा। अनलेस वाई, जब तक वो सब डिमांड क्या हो रही है, मनी की। वाई गिव्स यू मनी। ठीक है, यहाँ पे वो उससे पैसे मांग रहा है, वरना वो क्या करेगा, और वो उसके साथ इंड्यूस कर रहा है वाई को कि टू गिव हिम मनी। और यहाँ पे मनी की जैसे डिमांड होगी तो यहाँ पे वो किसके लिए लाइबल होगा वो किसके लिए लाइबल होगा? एक्सटॉर्शन के लिए। एक्सटॉर्शन में ही यहाँ पे जो है थ्रेट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, थ्रेट एक्सटॉर्शन में होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बाय पुटिंग बी इन फियर ऑफ। यहाँ पे फियर इंपॉर्टेंट है, किस चीज़ का फियर है? ग्रीवियस हर्ट का। और वो डिसऑनेस्टली इंड्यूस कर रहा है बी को। किस चीज़ के लिए इंड्यूस कर रहा है बी को? कि वो साइन करे फॉर एफिक्स हिज सील इन ब्लैक पेपर। एक खाली पेपर पे उससे साइन करवा रहा है और डिलीवर करे ए को। ए बी को फियर में रखता है, ग्रीवियस हर्ट का फियर है यहाँ पे, और यहाँ पे उसके लिए डिमांड क्या है? डिमांड उसके सिक्योरिटी की है कि आप खाली पेपर पे अपने साइन करके दो। बी साइन करता है, डिलीवर कर देता है उस पेपर को ए को। तो ये यहाँ पे क्या कर रहा है? एक्सटॉर्शन कर रहा है। एक्सटॉर्शन में क्या है कि किसी प्रॉपर्टी की डिमांड है, डिमांड के साथ साथ उसकी वो डिलीवरी की बात कर रहा है कि आप हमें वो दो, और इसके साथ ही वो फियर है, थ्रेटेन कर रहा है ग्रीवियस हर्ट का, या उसकी या किसी उसके लविंग वन की जान का डर है उसको। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है? वो एक्सटॉर्शन माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी डज नॉट एक्सटेंड टू कॉजिंग ऑफ डेथ। किन केसेस में आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का, आपको जो प्राइवेट डिफेंस का राइट है वो डेथ तक एक्सटेंड नहीं हो सकता। ऑप्शन ए क्या कह रहा है? असॉल्ट विद द इंटेंशन ऑफ कमिटिंग किडनैपिंग, बिल्कुल इसमें एक्सटेंड होगा। इंटेंशन ऑफ ग्रेटिफाइंग अननेचुरल लेस्ट, बिल्कुल एक्सटेंड होगा। ऑप्शन डी क्या कह रहा है? इंटेंशन ऑफ कमिटिंग अबडक्शन, बिल्कुल एक्सटेंड होगा। किसमें एक्सटेंड नहीं होगा? रॉन्गफुल रेस्ट्रेन में एक्सटेंड नहीं होगा। रॉन्गफुल रेस्ट्रेन का मैं आपको मतलब इसमें क्लियर कर देती हूँ। रॉन्गफुल रेस्ट्रेन और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट दोनों ही जो है यहाँ पे, दोनों में फ़र्क है। रॉन्गफुल रेस्ट्रेन में क्या होता है कि आपके जो राइट टू वे, यानी आपको जो जाने का राइट होता है चारों डायरेक्शन में, उसमें से आपके एक या दो डायरेक्शन को लॉक किया जाता है, यानी कि आपके पास जो है वो एक डायरेक्शन जाने की बची होती है।
इसमें आपकी 3 डायरेक्शन जाने की बची है, इसमें 1 डायरेक्शन जाने की बची है, इसमें 2 डायरेक्शन जाने की बची है। तो आप जा सकते हो, आपकी एक साइड ब्लॉक की गई है। लेकिन रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट में क्या होता है, उस पर्सन को चारों तरफ से आने जाने से रोक दिया जाता है। तो ये दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। रॉन्गफुल रेस्ट्रेन में आप जो है अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को जो है डेथ तक एक्सटेंड नहीं कर सकते। ए इज कटिंग द वुड विथ एन एक्स एट अ प्लेस वेयर चिल्ड्रन आर प्लेइंग। यहाँ पे एक्स जो है वो लकड़ियाँ काट रहा होता है जहाँ पे बच्चे खेल रहे होते हैं। द एक्स फाइल्स ऑफ एंड किल नियर बाय चाइल्ड। यहाँ पे एक बच्चे को मार देती है, वो जैसे ही उसकी एक्स होती है उसमें से निकल जाती है और उसको लग जाती है और वो बच्चा मर जाता है। ए यहाँ पे किसके लिए लाइबल होगा, कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस। ये उसकी लापरवाही की वजह से जो है मर्डर हुआ है, मर्डर या उसकी डेथ हुई है। और नो ऑफेंस का ऑप्शन गलत है। मर्डर का ऑप्शन इसलिए गलत है क्योंकि यहाँ पे इंटेंशन नहीं है और उसने इंटेंशन नहीं है और इंटेंशनली एक्ट भी नहीं है। कल्पेबल होमिसाइड नहीं होगा क्योंकि कल्पेबल होमिसाइड में भी कई बार इंटेंशन की ज़रूरत होती है और उसमें लाइकली टू मर्डर जो है उसको देखा जाता है। तो इसमें नेग्लिजेंस है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन डी है। ए एंड बी बोथ आर ऑफ 16 ईयर्स ऑफ एज। दोनों 16 साल के हैं, ए और बी। ए ने इंटाइज किया बी को फॉर मैरिज एंड टेक हर टू अनदर सिटी, और उसको दूसरे शहर में ले गया। व्हाट ऑफेंस हैज़ बीन कमिटेड बाय ए। ये हम बार बार पढ़ते आ रहे हैं कि अगर बिलो 18 ईयर्स एज है, गर्ल की कंसेंट बिल्कुल इमटेरियल है और किडनैपिंग और अबडक्शन में इंटेंशन बिल्कुल ही इमटेरियल है, बिल्कुल भी वैलिड नहीं है। तो यहाँ पे ए जो है वो किडनैपिंग के लिए लाइबल होगा। तो किडनैपिंग के लिए ही लाइबल है, वो अबडक्शन के लिए लाइबल क्यों नहीं है, क्योंकि वो गर्ल जो है 16 ईयर की है, ठीक है, इसीलिए। तो यहाँ पे अगर जो एज है 18 ईयर से कम एज है गर्ल की तो वो किडनैपिंग में आएगा, और अगर 18 प्लस है तो वो अबडक्शन में आएगा। अगर कोई लड़का है और वो 16 साल या उससे कम है तो वो किडनैपिंग में आएगा। अगर कोई लड़का है 16 साल से ज़्यादा है और उसका अबडक्शन होगा, उसकी किडनैपिंग नहीं होगी। तो किडनैपिंग और अबडक्शन में ये ज़रा सा अंतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट। इसमें से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। रॉबरी में क्या है, ये रॉबरी के ऊपर स्टेटमेंट्स हैं, चारों स्टेटमेंट। पहली स्टेटमेंट क्या कह रही है, देयर आर एटलीस्ट 2 पर्सन। रॉबरी में 2 पर्सन होते हैं, दैट इज़ रॉन्ग। ये पहले ही स्टेटमेंट गलत है, रॉबरी में 2 पर्सन ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन इज़ रॉबरी में देयर इज़ फियर ऑफ वायलेंस होता है। रॉबरी में थेफ्ट या एक्सटॉर्शन होती है। जब थेफ्ट और एक्सटॉर्शन के साथ ही जब रॉबरी में जान का खतरा आ जाता है तो ये रॉबरी हो जाती है, और नंबर ऑफ़ पीपल इसके लिए रिक्वायर्ड नंबर ऑफ़ पीपल होने चाहिए। और एवरी डकैती, हर डकैती में रॉबरी ज़रूर होती है। अब इसके साथ ही ये क्वेश्चन है नेक्स्ट, स्नेक चार्मर जो है वाइल शोइंग हिज प्ले क्लेम्स टू क्योर द स्नेक बाइट। और यहाँ पे वो क्या क्लेम कर रहा है कि सांप के काटने से वो बचा लेगा, अगर सांप काटेगा तो भी कोई नहीं मरेगा। द डिकीस्ट गॉट हिमसेल्फ अ स्नेक बाइट बिलीविंग ऑन एश्योरेंस ऑफ द स्नेक चार्मर। और वो एक यहाँ पे जो डिकीस्ट पर्सन है वो क्या करता है, स्नेक चार्मर को की बातों पे बिलीव करके खुद को जो है वो अलाउ करता है स्नेक बाइट के लिए, और जो स्नेक चार्मर होता है वो उसको नहीं बचा पाता। और स्नेक चार्मर यहाँ पे किसके लिए लाइबल होगा, वो मर्डर के लिए लाइबल होगा। चीटिंग के लिए बिल्कुल लाइबल नहीं होगा, यहाँ पे डेथ हुई है। मे बी लाइबल फॉर कल्पेबल होमिसाइड, इस तरह के जब भी कोई ऑप्शंस होते हैं, मे बी लाइबल फॉर कल्पेबल होमिसाइड, ये कभी भी बहुत ही हाई चांस होते हैं कि सही नहीं होते हैं। लाइबल फॉर नथिंग ये नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली मर्डर हुआ है। मर्डर किस लिए माना जा रहा है, क्योंकि स्नेक चार्मर एक नॉर्मल प्रूडेंट रीजनेबल पर्सन ये समझ सकता है कि अगर स्नेक किसी को काटता है, सांप किसी को काटता है तो इससे आप उसे नहीं बचा सकते हो। अगर इनकेस वो बचता भी है तो बहुत ही रेयर चांस होते हैं कि वो बच जाएगा, तो आप इस तरह से बिल्कुल भी क्लेम नहीं कर सकते उससे बचाने का। यू कांट क्लेम फॉर दैट। तो हेंस द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। इसमें से थेफ्ट के रिगार्डिंग ये थेफ्ट पर स्टेटमेंट्स दी गई हैं, कौन सी स्टेटमेंट जो है वो थेफ्ट के रिगार्डिंग रॉन्ग है। थेफ्ट प्रॉपर्टी मस्ट बी मूवेबल। थेफ्ट बिल्कुल मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए होता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए थेफ्ट नहीं होता है। ये बिल्कुल सही है, आई मीन कि थेफ्ट के रिगार्डिंग सही है, करेक्ट आंसर नहीं है।
थेफ्ट प्रॉपर्टी मस्ट बी रिमूव्ड आउट ऑफ द पोजीशन ऑफ द ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी। सबसे पहले ऑनरशिप और पोजीशन में बहुत यहाँ पे दोनों में डिफरेंस है। ऑनरशिप वो होती है जिसकी वो प्रॉपर्टी होती है। अगर हम बहुत ही सिंपली भाषा में समझें तो जिसकी प्रॉपर्टी है वो ऑनर है, लेकिन जिसके पास वो प्रॉपर्टी है वो पोजीशन है। यानी कि आपकी मान लीजिए वॉच है, वो आपकी वॉच है, आपकी वॉच ख़राब हो गई, आपने जो है वो शॉप पे उसको किसके लिए दी, ठीक करने के लिए दी, तो ऑनरशिप तो आपके पास ही रहेगी, लेकिन पोजीशनशिप जो है वो किसके पास होगी, शॉपकीपर के पास होगी, क्योंकि आपकी जो वॉच है वो शॉपकीपर के पास है। तो यहाँ पे जो है ये वाली स्टेटमेंट गलत है, हमारी दूसरी स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। थेफ्ट के लिए क्या ज़रूरी है, पोजीशन होना चाहिए। जिस पर्सन के पास पोजीशन है, आपने जो प्रॉपर्टी मूव की है वो उस पोजीशनशिप से की है, ना कि ऑनरशिप से। थेफ्ट के लिए ऑनरशिप बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। सी और डी को भी कंसिडर कर लेते हैं। थेफ्ट प्रॉपर्टी शुड बी रिमूव फॉर टेकिंग इट अवे, रिमूव होनी चाहिए, उसको लेके जाना चाहिए। अगर आपको वो फाइंड हुई, आपको मिली है कहीं रास्ते से, तो आपने उसको रख लिया तो थेफ्ट नहीं होगा। थेफ्ट के लिए डिसऑनेस्टली उसका रिमूव होना चाहिए, ऑनेस्टली नहीं, डिसऑनेस्टली होना चाहिए। ए मीट्स बी, ए बी से मिलता है ऑन हाई रोड पे, शो अ पिस्टल एंड डिमांड बी पर्स, और वो डिमांड करता है बी के पर्स की। बी इन कॉन्सिक्वेंसेस सरेंडर हिज पर्स एंड ए हैज़ कमिटेड। ए ने डिमांड की उसको, उसके जान का खतरा दिखा के, पिस्तौल दिखा के, और उसके पर्स के डिमांड की, तो यहाँ पे वो रॉबरी कर रहा है, चोरी कर रहा है। जब भी थेफ्ट में, सिंपल थेफ्ट में जब भी जान का खतरा आ जाता है तो यहाँ पे वो क्या हो जाती है, रॉबरी हो जाती है। जब तक जान का खतरा नहीं है वो सिर्फ थेफ्ट में ही रहेगा नॉर्मली। ए इंटेंशनली कॉजेज बीज डेथ, ए इंटेंशनली यहाँ पे बहुत ज़रूरी है, इंटेंशन है, कॉज कर रहा है बी की डेथ को, और पार्टली क्या कर रहा है, इलीगल ओमिटिंग, इलीगल ओमिटिंग भी है टू गिव फूड टू हिम, और वो इसको क्या कर रहा है कि फूड दे रहा है इलीगल मीन्स से, और उसको उसने पार्टली बीट भी किया है, यानी उसको मारा है। ए यहाँ पे किसके लिए लाइबल है, मर्डर के लिए, बिकॉज यहाँ पे इंटेंशन है, उसका एक्ट भी है, यानी मेंस रिया और एक्टिस रिया दोनों ही इस केस में अवेलेबल हैं। नेक्स्ट लीगल मैक्सिम है एक्टस नॉन फेसिड रिया निसी मेंसिड रिया, यानी कि जब तक गिल्टी माइंड नहीं है तब तक कोई भी क्राइम नहीं माना जाएगा। यानी कि किसी भी ऑफेंस के लिए, किसी भी क्राइम के लिए आपका गिल्टी माइंड होना बहुत ज़रूरी है। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, देयर कैन बी नो क्राइम विदाउट अ गिल्टी माइंड। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर द एफोर्सेड, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है और कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन इज दैट द फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ क्राइम इज एक्टस रिया, दैट इज करेक्ट। एक्टस रिया मीन्स गिल्टी आपका एक्ट है, एक्ट आपका गलत होना चाहिए, ऑफेंस होना चाहिए उसमें, तो बिल्कुल फिजिकल एस्पेक्ट है, ये आप देख सकते हो। ऑप्शन बी मेंटल एस्पेक्ट क्या है क्राइम का, दैट इज मेंस रिया। मेंस रिया इज गिल्टी इंटेंशन, आपकी इंटेंशन होनी चाहिए गिल्टी कि आप उस ऑफेंस को इंटेंशनली कमिट करना चाहते हो। ऑप्शन सी क्या कह रहा है, द मोटिव इज द डिज़ायर टू कमिट क्राइम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि मोटिव एक डिज़ायर है, वो ऐसी डिज़ायर है जो इंटेंशन को फॉर्म करती है, और इंटेंशन आगे इस चीज़ को फॉर्म करती है कि मेरी इंटेंशन इसको मर्डर करने की है, एक मर्डर करने की है, और वो आगे जो हमारे क्राइम के 4 स्टेजेस हैं, प्रिपरेशन, ये सारी चीज़ें हैं, इंटेंशन, प्रिपरेशन, उसके बाद अटेम्प्ट और डायरेक्ट कमीशन, इसको आगे प्रोसीड करती है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। ये तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज बेस्ड ऑन द नेचुरल इंस्टिंक्ट ऑफ। तो यहाँ पे जो हमारा राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है वो किस एक तरह से उसका नेचर क्या है, वो किसके लिए है, वो सिर्फ आत्म सुरक्षा के लिए है, सेल्फ डिफेंस ही है वो, सेल्फ प्रिजर्वेशन। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, सिर्फ आपको खुद को बचाना है, किसी को पनिश नहीं करना, किसी को सुधारना नहीं है, सिर्फ अपने आप की रक्षा करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज अवेलेबल विथ रिस्पेक्ट टू। वो किसके लिए है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, जैसे मैंने बताया था पहले ही कि अगर आपका हार्म है बॉडी पे, अगर आपका हार्म है मूवेबल प्रॉपर्टी पे, अगर हार्म है इमूवेबल प्रॉपर्टी पे,
क्योंकि प्राइवेट डिफेंस से रिलेटेड जो सेक्शंस आईपीसी में गिवन है उसमें सिंपली वर्ड यूज़ हो रहा है प्रॉपर्टी। यहाँ पे कुछ भी स्पेसिफाई नहीं है कि वो प्रॉपर्टी इमूवेबल है मूवेबल। तो जब तक ऐसे क्लियर नहीं है हम उसमें दोनों टाइप की प्रॉपर्टी को कंसिडर करेंगे। हिज द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि वन मिसेस कोमल bought a car on the name of his daughter Kiran, who is a minor. She is minor and got the insurance policy transfer on her name. And firstly she got the insurance policy and then on her name. उसके नाम पर उसने वो ट्रांसफर कर दी। The car met with an accident on 2 counts and she files for the claim on both the counts. From the insurance agency, she acknowledged the receipt of the money as Kiran. The insurance company has prosecuted under Section 467 of the IPC, alleging fraud on the appellant's part. Option A is said Mrs. Komal is guilty for forgery because she made the insurance company believe that she is Kiran. That statement is wrong. That is clearly mentioned in second line. She transferred on her name Mrs. Komal. मिसेस कोमल के नाम पे उन्होंने ट्रांसफ़र किया। और इसके साथ ही सेकंड ऑप्शन इज दैट मिसेस कोमल इज़ नॉट गिल्टी फॉर फॉरगरी बिकॉज द सेट डिसिट डिड नॉट सिक्योर हर एनी एडवांटेज एज द इंटायर ट्रांजेक्शन वाज दैट ऑफ मिसेस कोमल। यहाँ पे सारी जो ट्रांजेक्शन थी वो मिसेस कोमल के नाम पर थी। हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। ऑप्शन सी क्या कह रहे हैं मिसेस कोमल इज गिल्टी ऑफ फॉरगरी बिकॉज शी साइन ऑल द पेपर्स इन द नेम ऑफ किरण। ये स्टेटमेंट कहीं पर भी क्वेश्चन से रिलेट नहीं कर रही है, दैट इज रॉन्ग। डी ऑप्शन आल्सो रॉन्ग बिकॉज ये कह रहा है ए और सी जो है वो दोनों सही हैं, बोथ ए और सी ये नहीं है। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज A attacked Z under such circumstances of grave provocation. Grave provocation यहाँ पे एक एक्सेप्शन के तौर पे है। तो यहाँ पे अगर ये एक्सेप्शन है तो वो मर्डर नहीं होगा, वो कल्पेबल होमिसाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ए ने अटैक किया Z पर ग्रेव प्रोवोकेशन में, तो ये क्लियरली क्या कह रहा है, ए तो मर्डर के लिए लाइबल नहीं होगा एंड दैट हिज किलिंग ऑफ Z वुड बी ओनली कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। ये बिल्कुल कल्पेबल होमिसाइड है, नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। बी हैविंग इल विल टूवर्ड्स Z, और बी के साथ बी जो है हैविंग इल विल टूवर्ड्स Z और उसकी इंटेंशन क्या है टू किल हिम, उसको मारने की है। नॉट हैविंग मीन सब्जेक्ट ऑफ द प्रोवोकेशन, और यहाँ पे प्रोवोकेशन जैसा कुछ भी नहीं है बी की तरफ से। असिस्ट ए को असिस्ट कर रहा है Z को मारने में। तो इसमें से कौन सी इसमें डिटेल फॉलो होगी, कौन सी जजमेंट फॉलो होगी? ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, एकदम सिंपल है। ए इसमें लाइबल होगा कल्पेबल होमोसाइड के लिए, दैट इज क्लियरली मेंशन इन फर्स्ट 2 लाइन्स, और बी यहाँ पे गिल्टी होगा मर्डर के लिए क्योंकि यहाँ पे ये कह रहा है नो प्रोवोकेशन और इंटेंशन टू किल हिम। आई होप ये क्वेश्चन आपको पूरी तरह से क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल अबाउट इंटेंशन इज ट्रू एक्सेप्ट वन। इंटेंशन के रिगार्डिंग इसमें सारी चीज़ें सही हैं एक्सेप्ट वन, एक चीज़ को छोड़ के। इंटेंशन इज अ स्टेट ऑफ माइंड, ऑप्शन बी इज एन objective element, next option is rarely susceptible of proof, next is always a matter of inference. Correct option is option B is an objective element. ये एक objective element है, ये बिल्कुल गलत है। इंटेंशन एक स्टेट ऑफ माइंड है, इंटेंशन बहुत डीप रूटेड होती है माइंड में जिससे बिल्कुल फाइंड आउट करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। हम ये नहीं कह सकते कि उसकी क्या इंटेंशन है, हो सकता है अभी उसकी इंटेंशन कुछ हो और बाद में वो ऑफेंस करने से पहले उसकी इंटेंशन चेंज हो जाए और वो ऑफेंस ना कमिट करे, तो ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है फाइंड आउट करना। ये सिर्फ स्टेट ऑफ माइंड है। इलीगल वर्ड, द वर्ड इलीगल इज़ एप्लीकेबल टू एवरीवन। इलीगल वर्ड जो है वो एप्लीकेबल होगा सब पर। ऑप्शन ए विच इज़ एन ऑफेंस, जो कि ऑफेंस हो। ऑप्शन बी विच इज़ प्रोहिबिटेड बाय लॉ, जो प्रोहिबिटेड बाय लॉ हो, बिल्कुल सही, इलीगल होगा वो भी, जो ऑफेंस है वो भी इलीगल होगा। ऑप्शन सी क्या है कि विच फर्निश ग्राउंड्स ऑफ सिविल एक्शन, जो सिविल एक्शन के ग्राउंड्स हैं उसको फर्निश करता हो। तो इसीलिए ये तीनों ही ऑप्शंस जो हैं वो सूट कर रहे हैं, हेंस द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अक्यूज्ड ऑफ मर्डर एलेक्स्ड बाय रीजन ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड। यहाँ पे उसने जो भी किया है वो अनसाउंडनेस ऑफ माइंड किया है। ही डिड नॉट नो द नेचर ऑफ द एक्ट, और उसको नेचर बिल्कुल भी नहीं पता।
वो एलेक्ट कर रहा है इसे, ठीक है, वो कह रहा है, तो यहाँ पे सारा बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे जाएगा, बर्डन ऑफ प्रूफ ए पर जाएगा, क्योंकि ए यहाँ पे ऐसा कह रहा है तो उसे खुद ही ये प्रूफ करना होगा कि उसने जो भी कुछ ऑफेंस किया है वो अनसाउंडनेस ऑफ माइंड में किया है, वो ठीक नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक सर्जन है, नोइंग दैट अ पर्टिकुलर ऑपरेशन इज लाइकली टू कॉज द डेथ ऑफ डी, उसे पता था कि वो ऑपरेशन जो है वो कर रहा है वो जेड की डेथ को जो है वो कॉज हो सकता है, उससे जेड की डेथ भी हो सकती है। जो सफ़र किससे कर रहा होता है, अंडर पेनफुल कंप्लेंट बट नॉट इंटेंडिंग टू कोज जेड, ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि उसकी इंटेंशन नहीं होती जेड को मारने की, एंड इंटेंडिंग टू गुड फेथ में वो क्या करता है, फॉर जेड्स बेनिफिट, जेड के बेनिफिट के लिए परफॉर्म द ऑपरेशन विद जेड की कंसेंट, जस्ट जेड की कंसेंट से वो क्या करता है, वो ऑपरेशन कर देता है। और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जेड की कंसेंट के साथ करता है, उसकी इंटेंशन नहीं होती जेड की डेथ की, और ये उसने गुड फेथ में किया होता है, और ये जेड से परमिशन से करता है, और ये इस चीज़ को जानता है कि उससे जेड की डेथ हो सकती है। तो ऐसी कंडीशन में जो सर्जन है वो बिल्कुल भी लाइबल नहीं होगा। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। लास्ट क्वेश्चन इज, द अक्यूज्ड शॉट डेड हिज फादर हु वाज एब्यूसिंग हिज मदर, जो उसकी मदर को एब्यूज़ कर रहा था, एंड वाज गोइंग टू कट हर थ्रोट, तो यहाँ पे और उसकी माँ की जो है वो गर्दन काटने जा रहा था। तो यहाँ पे एक्यूज्ड पर्सन के रिगार्डिंग क्या है कि एक्यूज्ड पर्सन को जो एक्ट है, ऑप्शन ए क्या कह रहे हैं, एक्ट विथ विंडिक्टिव फीलिंग्स नहीं है यहाँ पे। क्यों नहीं है, क्योंकि वो अपनी मदर को सेव करना चाह रहा था अपने फादर से। अगर वो ऐसा नहीं करता तो वो उसके जो फादर थे उसकी मदर की जो थ्रॉट है उसको कट भी कर सकते हैं। ऑप्शन बी क्या कह रहा है, एक्ट सो ड्यू टू इमिनेंट डेंजर ऑफ हिज मदर्स लाइफ, बिल्कुल सही ऑप्शन है। जो इंडियन पीनल कोड में राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है वो इमिनेंट डेंजर की बात करता है, और वो ये कहता है कि जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है वो तब तक कंटिन्यू रहेगा जब तक इमिनेंट डेंजर रहेगा। जब तक इमिनेंट डेंजर है तब तक आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज करने का राइट है। इज नॉट गिल्टी, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। बी और सी दोनों ही सही हैं, वो इमिनेंट डेंजर है इसलिए गिल्टी नहीं होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। एंड आप हमारे जो मॉक टेस्ट हैं और हम जो कंडक्ट कराएंगे, जो पेड कोर्स हम रखेंगे पैकेज, वो बिल्कुल रीजनेबल प्राइस पे रखेंगे। अगर आप उसके लिए इंटरेस्टेड हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए ताकि हम उसको और आगे प्रोसीड कर सकें। थैंक यू।